हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2022 का, शायद 22 का एग्जाम है। 2022 का एग्जाम है पशुधन सहायक का, जो 4 जून 2022 को कंप्लीट हुआ था। इसमें हम मेनली बायो की क्वेश्चन करने वाले हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं वो भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखिए, हम हमारे जो मेन की पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को देने का, वो होता है जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीज़ें ग्रेस्प करेंगे। लेकिन हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं और हम थ्योरी थ्योरी पे ही ध्यान देते रहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ग्रेस्प आइडिया, उतना जो आइडिया आप ले पाओगे वो और कहीं से नहीं ले पाओगे जितना आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने को ले पाएंगे। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बताने की ट्राई करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे चिकित्सा का जनक पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। सलीहोत्रा, अरस्तु, डेमोक्रेटिस और हिप्पोक्रेटस। तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सामान्य रोग या महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, स्थानिक रोग नहीं बोलेंगे, कोई स्थान विशेष पे नहीं हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे महामारी रोग। क्षेत्राय रोग भी नहीं बोलेंगे, एपिजोटिक रोग भी नहीं बोलेंगे। इसे हम महामारी कहते हैं, जो बहुत बड़े आकार में कई देशों और महाद्वीपों में फैल जाती है, जैसे कोरोना फैला था। तो इसे हम क्या बोलेंगे? महारानी, सॉरी, महामारी, नॉट महारानी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वैधानिक स्थिति बधिया नर मवेशियों में अधिक देखी जा सकती है? देखिए, अंडकोश का हर्निया है, यूरोलिथियासिस है, सींग का कैंसर है, या दर्दनाक पेरिकार्डिटिस है। तो इसका आंसर होगा यूरोलिथियासिस है, जो नर मवेशियों में, नर पशुओं में ज्यादा देखी जाती है ये बीमारी। अगला है, जानवरों में हीट स्ट्रोक से क्या होता है? तो यहाँ पे हाइपरथर्मिया, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया जब टेम्परेचर कम हो तब उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और फ्रीजिंग ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक एनिमल्स, जो हीट स्ट्रोक आता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तब उसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, जिसमें वो पशु को क्या होता है, घबराहट सी होने लग जाएगी, वो हाँपेगा ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में ये रोग होता है हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया। ओके, हाइपोथर्मिया होता है जहाँ पे विजर्ड ब्लिजर्ड्स आते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं, ऐसे स्थानों में आप जम जाओगे, उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। दोनों ही कंडीशन शरीर के लिए कैसी होती है? नुकसानदायक है। जब आप रेगिस्तान में चल रहे हैं तो वहां पे आपको हाइपरथर्मिया से नुकसान हो सकता है, और हाइपोथर्मिया जब आप कहीं पे बर्फीली जगह पे, तो दोनों ही आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकती है? अनियमित कर सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने ही या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है? ईटिंग ऑफ इट्स ओन और अदर एनिमल फीसिस इज कॉल्ड एज। मतलब खुद के ही मल को खाए या किसी दूसरे के मल को खाए, तो इसे हम बोलते हैं समल भुजी, या फिर इसे बोलते हैं कॉप्रोफेजिया। क्या बोलते हैं इसे? कॉप्रोफेजिया। कॉप्रोफेजिया कहते हैं इसे, ये चीज ध्यान रखें आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन इज एनकाउंटर्ड नॉर्मली? देखिए, पशु ज्यादातर हैं स्तनधारी जो हैं उनमें यूरियोटैलिक मिलते हैं, यानी कि उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जिसका मूत्र का अम्लीय पीएच पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉग, कुत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी FMD, फुट और माउथ डिसीज, फुल फॉर्म ध्यान रखना, के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण कब किया जाता है? तो इसका आंसर है हर 6 महीने में। कब किया जाता है? हर 6 महीने में किया जाता है। रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचरित हो सकता है? तो ये
आपके संक्रामक लार के माध्यम से हो सकता है। बाकी इन तीनों ऑप्शनों से नहीं हो सकता, ना मूत्र से होगा, ना वायु से होगा, ना संक्रमित जानवर के बाल से होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला हमारा 49 क्वेश्चन, हेमोरेजिक स्पेक्टीमिया इज कॉज्ड बाय, रक्तस्रावी सेप्टीमिया के क्या कारण है? तो ये जीवाणु की वजह से होता है, ये इसका एक कारण हो जाता है इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ब्रुसिलोसिस। क्या हो जाएगा? ब्रुसिलोसिस। अगला क्वेश्चन है, द प्रोजेनी ऑफ टू, अब इसमें पूछा है नस्ल हो सकती है, प्रजाति हो सकती है, स्ट्रेंस हो सकती है, डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी व्हेन दे आर फर्दर मेटेड टुगेदर, जब दो किन के बीच में प्रजनन कराया जाए, जब उनकी संतान उत्पन्न हो तो वो आगे सहवास संगम नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं संतान, यानी फर्टाइल प्रोजेनी उनकी नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा बी, जब दो प्रजातियों की संतति जब आपस में सहवास करती हैं तो वो क्या उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वो स्टेराइल होती हैं, वो बंद होती हैं, वो आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, कांकरेज, इन चारों के नाम दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है दुधारू नस्ल नहीं है, पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा कांकरेज। गाय की ये नस्ल है जो दुधारू पशु नहीं है, नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितनी परसेंट से अधिक भैंस की आबादी है? तो इसका आंसर होगा 50% से अधिक भैंस की आबादी है जानवरों में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं पेडिग्री, वंशावली। क्या बोलते हैं इसे? वंशावली। ठीक है। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? What term is used for the mating occur among the unrelated individual of the same breed? सेम ब्रीड के अनरिलेटेड, जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, उनके मध्य अगर प्रजनन करा जाए तो इसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। और आउट क्रॉस होगा तो वहां पे आपकी विषम युग्मता आती है। एक ही नस्ल एक प्रजाति में होता है तो वहां पे सम युग्मता ज्यादा बढ़ती है। फुल फॉर्म पूछा है एनडीडीबी का। ठीक है, एनडीडीबी का फुल फॉर्म पूछा है और ये आपको पता होगा तभी इसका आंसर कर पाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये सभी बच्चों ने कर दिया होगा, इसका आंसर आप ऑप्शन में देख सकते हैं। इसका आंसर होगा अबिकानगर, टॉप में जो पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्न में से क्या पाया जाता है? ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, साइटोपंजर है, राइबोसोम या फिर अंत्यपरिवर्ती जालिका। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। वो भी कौन सा? 70S का राइबोसोम निम्न में से पाया जाता है। अगला है, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होता है। तो इसका आंसर होगा बादाम के आकार का। कैसा होता है? बादाम के आकार का। भेड़ की दोगुणित गुणसूत्र संख्या यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ सी इज, जैसे हमारे अंदर होता है 2n बराबर 46, तो इसमें पूछा है 2n बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 54, यानी कि अगुणित जो एक सेट है गुणसूत्रों का उसमें 27 पाए जाएंगे। निम्न में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा चरण देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए। गाय है जिसमें सबसे छोटा ऑस्ट्रल साइकिल देखा जाता है। भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कई बार, भैंस का, गाय का, तो ये भी आप ध्यान करके चलें बच्चों। तो आंसर होगा इसका, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपना आंसर दे सकते हैं, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 310 दिन होते हैं सामान्य गर्भावधि की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मक की कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है। ठीक है, ये थोड़ी हिंदी टफ पड़ती है तो आप इंग्लिश की तरफ जितना जाएंगे वो अच्छी आपके लिए रहती है। तो यहाँ पे कौन सा, इट इज द पीरियड व्हेन द एंडोक्राइन एंड गैमेटोजेनिक फंक्शंस ऑफ द गोनाड्स हैव फर्स्ट डेवलप्ड टू द पॉइंट वेयर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। ये प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जब
रिप्रोडक्शन आपके कैसा होता है, पॉसिबल होता है, आपके एंडोक्राइन और गैमेटोजेनिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती मवेशी या मादा भैंस में भूख की सामान्य प्रस्तुति निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य प्रस्तुति या फिर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन प्रस्तुति होती है। दूध की स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ये आप इजीली बता सकते हैं। दूध की स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होगा? ऑक्सीटोसिन। एड्रेनलिन हार्मोन कैसा होता है? ट्रिपल एफ हार्मोन होता है, इसे हम बोलते हैं फियर फाइट फ्लाइट, लड़ो डरो और पलायन कर दो। ठीक है। एस्ट्रोजन कैसा स्त्रियों में पाया जाता है और जो उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष लैंगिक हार्मोन है जो पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब हम आते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन पे। कौन सा एआई तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये बायो पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी कि मादा के गर्भ में नर, जो उत्तम नस्ल का नर है, उसके स्पर्म को जब आप डाल देते हैं आर्टिफिशियल रूप से इंसेमिनेट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। जो आप बीज डलवाते हैं उसे आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 66 का आंसर हो जाएगा रेक्टोवेजाइनल में इसमें किया जाता है। जमे हुए वीर्य को कितने तरल पर नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाता है? तो देखिए इसे हम बोलते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप प्रिजर्व करोगे सीड बैंक, सीडों को या फिर आपके स्पर्म को, तो उसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत परिरक्षण। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रोक को कितने तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए? इसका आंसर होगा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन है 69। वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत क्या है? अभी आपने पढ़ा है तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ए इसका आंसर है। वेंडे की प्रणाली के अनुसार पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कोलराफ, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष, ये सभी कैसे हैं? समीपस्थ संबंधित होते हैं। चलिए 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, और जो होता है उसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि खालिस्तान प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पाद है। तो इसका आंसर होगा, बताइए। देखिए यूरिक अम्ल है जो प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पाद है, जिसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल मिलता है आपके उत्सर्जन के रूप में पक्षियों में, सरीसृप में। ठीक है। स्थलीय घोंगे हैं वहां पे ये यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। यूरिया स्तनधारियों में और अमोनिया ऐसे स्थान पे उत्सर्जित किया जाता है जब पानी की अत्यधिक मात्रा हो। तो जलीय जीवों में उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए पानी की सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, सूखी घास में खाली स्थान से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। 72 का आंसर होगा 12 से 14%। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? तो कैल्शियम का 2, फास्फोरस का 1 अनुपात बताया गया है। 76 में है, रक्तस्राव रोग या फिर रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, आप सोचिए, विटामिन डी होगा या के होगा? इसका आंसर होगा विटामिन के। बी टू जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इससे चिरोसिस होता है। विटामिन डी जिससे रिकेट्स होता है। विटामिन ई जिससे आपकी बंधता में कमी आ जाती है। ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का सामान्य नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन इसका सामान्य नाम है। बी का ही एक सब टाइप है। इससे परनीसियस एनीमिया हो जाता है, एक रोग। ठीक है। और इसके अलावा बी 12 से आपको ध्यान रखना है, इसमें केंद्रीय अणु जो होता है वो कोबाल्ट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साइनोकोबालमिन।
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा प्रोबायोटिक्स, जिन्हें आर प्रोबायोटिक्स आर live culture of non-pathogenic organisms which are administered orally। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार पटेला को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है सीसवर्ड हड्डियों में पटेला को वर्गीकृत किया गया है। विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम आपके चेस्ट में बीच में पाई जाती है और इससे आपकी पसलियां ऐसे निकली रहती है, पसलियां। आगे स्टर्नम होता है, पीछे आपके स्पाइनल कोर्ड से ये लगी रहती है। आगे बढ़ते हैं। 79 वाला क्वेश्चन है आपके, और इसमें निम्न में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है? तो इसका आंसर है घुटने का जोड़ है, जो कैसा नहीं है, फोर लिम्ब नहीं है, ये हिंड लिम्ब है। निम्न में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैनाइन। ठीक है, दांत जो पाए जाते हैं, आप इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हैं स्तनधारियों के, ICEM और एम। चार तरह के दांत होते हैं, सबसे पहला इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। ठीक है, तो ये आप देखना कैसे होते हैं। अब वयस्क में बता देता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। तो इस तरह से टोटल आपके दांत हो जाते हैं 32। ठीक है, ओके। एक जो जबड़ा होता है ऊपर का, उसमें 16, नीचे वाले में 16। ठीक है, आधे में, ऊपर के आधे हिस्से में 8, और उसी तरह से आधे हिस्से में 8, ऐसे होते हैं। तो 2 और 1 3, और 2 5 और 3 8, इस तरह से मैंने लिखा है एक जबड़े की साइड का। अगला है 81 नंबर का क्वेश्चन। रोमंथी पेट के निम्न 4 खंडों में कौन सा सच्चे पेट के रूप में जाना जाता है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है चतुर्थमास्य को सच्चे पेट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा मुर्गा में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन ये डिलीट हुआ था, तो इसे हम नहीं करेंगे। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े निकलते हैं? आंसर होगा इसका 12 है, जो कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला है, ENS स्वाद तंत्र का तंत्र की क्रिया खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है, उसकी क्रिया हाइपोथैलेमस से कैसे होती है, नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती रहती है। प्लेटलेट्स को इसके रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये एक तरह की WBC होती है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि मूत्र का सामान्य पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ये आपको पता होगा। 87 का आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल, सॉरी। स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादक अंग का नाम क्या है? इसका नाम होता है लैरिंक्स। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक नाम, उसका नाम होता है सेरिंक्स, उसका नाम होता है सेरिंक्स, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ECG की फुल फॉर्म क्या है? तो ये बताइए, देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखिए, 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे, कंफ्यूज। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ग्राफ कराओगे आप, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पावर हाउस ऑफ द सेल, उसका कर सकती है, अगर बताओ। ये कितना बेकार सा क्वेश्चन पूछ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जैव रसायन के संदर्भ में ATP की फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका आंसर हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज mellitus is a clinical condition in which increased blood glucose level due to insufficient or inefficient insulin। ठीक है, तो देखिए, मेलिटस में क्या होता है, बीटा सेल्स कैसे हो जाती हैं, वो आपके इंसुलिन का स्राव नहीं करती हैं। जब इंसुलिन नहीं काम नहीं स्रावित नहीं होगा, तो वो कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर स्पष्ट हो जाएगा। प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति है? उपस्थिति या अनुपस्थिति है? तो ये फाइब्रिनोजन है, जो प्लाज्मा और सीरम के बीच में मुख्य अंतर लाता है।
कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए बी और सी है वो जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी है, विटामिन सी, जो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, बधियाकरण की किस विधि में बर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बंद विधि जो है उसमें इसका उपयोग, कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। 96 का, असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेमिटोमा, रक्त गुल्म। 97 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रोमेटिक माइसिस इज नोन एज, अभिघातज माइसिस को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अपादक घाव या फिर मैगट घाव को। निम्न में से कौन सा एक निस्राव सिस्ट है? इज एन एक्सुडेशन सिस्ट है। तो इसका आंसर होगा जल वृषण हाइड्रोशील। 99 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा रेड, रेड इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर के उपचार के चरणों के लिए इनमें से कौन सा क्रम सही है? चार ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर होगा इसका पहला, रक्तगुल्म का निर्माण, नरम कैलस का निर्माण, फिर प्राथमिक अस्थि कैलस बनती है, फिर सबसे लास्ट में द्वितीयक अस्थि कैलस बनती है। अगला क्वेश्चन है, 101 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है, इसका आंसर है कम्युनिकेशन। आंसर है कम्युनिकेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन है, खालिस्तान को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर है इसका सहकारी समिति, सहकारी समिति। चलिए 120 क्वेश्चन है, हुआ है क्वेश्चन पूरे, थोड़े से और रह गए हैं। तो इस तरह से आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। 103 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है उसको के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे केवल क्या देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विजुअल एड्स। 104 नंबर का है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। तो यहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए आप किसको, पोस्टर को यूज में ला सकते हो, जिसपे एक आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे लोग जागरूक हों, हालांकि होते नहीं है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज ए मेथड, अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई और बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि क्या कहलाती है? तो 105 नंबर का क्वेश्चन है, परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। Which of the following is an electronic audiovisual medium which provides picture with synchronized sound? 106 का आंसर है टेलीविजन, टेलीविजन है। 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जानवर में अमाशय नहीं होता है? कई बार पूछा गया है, तो सूअर है जिसमें अमाशय नहीं होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, आनंद पैटर्न के तहत गठित सरकंडी प्रणाली में कितनी स्तरीय संरचना पाई जाती है? तो इसमें 3 स्तरीय संरचना पाई जाती है। अगला है, बकरी किस जाति से संबंधित है? तो इसका अगर आपको वैज्ञानिक नाम पता होगा तो इसका आंसर कर सकते हो, कैप्रा हिरकस जाति से संबंधित है। अगला है, कैन बी डिफाइंड as integrated use of biochemistry, microbiology and chemical engineering in order to achieve
द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ माइक्रोब्स एंड कल्चर टिश्यू सेल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये क्या है, कौन सी शाखा है, बायोटेक है। बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को के रूप में जाना जाता है। जो एंटीजन से लड़ता है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षा से संबंधित मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, जो आप देख सकते हैं। पौधे का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है, जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फलियां। वयस्क घोड़ों में श्वसन की सामान्य दर क्या है? तो इसका आंसर होगा 8 से 12 प्रति मिनट सामान्य दर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, घोड़े की नहीं पूछ के गाय की पूछ ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा अश्रु ग्रंथि। यौन अंग नहीं है, बाकी शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, कॉपर ग्लैंड है। ये स्तनधारी को कोई भी सिस्टम आपको पता है तो वहां पे सेम सही चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच हु इज एक्लेम्ड एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी का कौन माना जाता है? इसका आंसर होगा सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा इसके आंसर में आ जाएंगे। निम्न में से किसी किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इंसुलिन है जो किण्वक वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑफिशियल इंटरनेशनल डैश एपिजॉइड्स इज नाउ ऑफन रेफर्ड टू एज। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो अब इसे क्या बुलाते हैं हम? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। A branch of pharmacology that deals with the study of absorption, distribution, metabolism, excretion of drugs। ऐसी शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर होगा फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स। ये क्वेश्चन है जो अलग हटके होते हैं। निम्न में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से प्रयोजनों के लिए एकत्रित किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है? ये कई बार पूछा गया है। सोडियम साइट्रेट है, जिसका उपयोग ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और जो कोगुलेशन को, ब्लड के स्कंदन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर या फिर ह्यूमनो-रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर प्रथम अमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत प्रदान करती वह है। एक तरह से दवा का नाम पूछा है तो इसका नाम होगा तरल पैराफिन है, जो इस प्रक्रिया में मदद करती है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो साइंस से संबंधित हैं, जो पशुधन सहायक 2022 में पूछे गए थे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। अगले या फिर पिछले जो साल के पेपर थे उनकी मैं ट्राई करूंगा आपको बताने। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।